Hello students, hope every one of you are fine and safe. So please do stay home and be safe. So meanwhile, we need to continue with our studies too. So I, your LJ ma'am, is coming out with the new chapter, and that is the second chapter of our cost and management accounting one, that is analysis of cost and cost sheet. आज हम लोग कॉस्ट शीट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन चैप्टर, where I have discussed the different concepts, different important notes regarding the different concepts of cost, costing, cost accountancy, cost control, cost audit, and I have also discussed what is cost accounting and management accounting, difference between them. So hope students you have gone through those notes and it's clear to you. So today I am moving on with my second chapter, and the very important, because this will lead you and this will make your concept more clear regarding the different types of cost. So again, if you have any problem, you're free to ask. Meanwhile, while you're opening this video, I have prepared the PPT so that this will make your concept more clear. But please do go through the notes which I will be providing you along with this video. So please come up with the concept. If you have any problem, again I am saying you're free to ask. You can drop your problems, you can drop your queries and doubts, and you are free to ask, but in the group itself. So let's begin the concept, the importance, what is all about this cost and cost sheet. अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ जो हम लोग पढ़े हैं और जाने हैं. आप लोगों से मैंने कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था. कॉस्ट मतलब खर्चे. जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए जो खर्च करते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं. एंड द अमाउंट अक्वायर्ड और द अमाउंट इनकर्ड for what? For the product or services, that is basically the cost. वो हमारा खर्च है. खर्च और प्रॉफिट का डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को समझाया था. प्रॉफिट इज व्हाट, जिसको हम लोग बहुत बार बोलते हैं इसका प्रॉफिट, सॉरी इसका कॉस्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है. कॉस्ट एंड प्राइस, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू. स्टूडेंट्स, द कॉस्ट एंड द प्राइस इज नॉट द सेम. ये दोनों सेम नहीं है. क्यों मैम? क्योंकि कॉस्ट इज द कॉस्ट, और कॉस्ट का मतलब होता है जो खर्चे आपने किया है. Profit on the other hand means the profit included in it. जब cost plus profit करते हैं, that equalize the what? Price. इसीलिए cost का मतलब होता है जो खर्च आपने किया है उसमें अगर मुनाफा जोड़ देते हैं तब जाके वो प्राइस बनती है. इसी कंसेप्ट के साथ इसी चीज को और आगे अच्छे से समझेंगे, इसी के बारे में हम और आगे जानेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी कम अप. व्हाट डज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स? मैम, ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी खर्चे को, किसी चीज को, अगर किसी भी चीज को आप कैटेगराइज करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, अलग अलग नामों से बुलाते हो, अलग अलग चीजों से क्लासिफाई करते हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. हमने खर्चे को भी अलग अलग नामों से बुलाया है. हमने खर्चे को भी अलग अलग हेड के अंदर डाला है. अभी खर्च को अलग अलग हेड में क्यों डाले हैं? ये खर्चों को हम अलग अलग हेड में इसलिए डाले हैं बिकॉज इनके टाइप, ये किस हिसाब से खर्च हो रहे हैं, इनकी नेचर क्या है, ये कितने बार फ्रीक्वेंसी में कितने बार इस खर्चों को हम करते हैं, इसके हिसाब से हम इन खर्चों को अलग अलग नाम दिए हैं. एंड व्हेन वी आर गिविंग द नेम और वी आर क्लासिफाइंग दिस नेम into different heads, this is nothing else but the classification of cost. Now let's move on to definition. अब हम definition की तरफ चलते हैं. Cost classification is the logical process of categorizing the different costs involved in a business process. According to what? According to its type, its nature, frequency and other features. इसके अलग अलग type, इसके खर्चे, इसके नेचर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कितनी दफा, कितने बार आप उस खर्च को कर रहे हो. once a year, twice a year, thrice a year,
और 2-3 साल में एक बार। ये जो डिफरेंट तरह के जो खर्चे हम करते हैं, हम लोग हमेशा कर रहे हैं, रेगुलर पर्पस में कर रहे हैं कि साल में एक ही बार होता है, या अगर जीवन में एक ही बार वो चीज किए तो एक ही बार खर्चे होते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कितनी दफा कर रहे हैं खर्चे। एंड अदर फीचर्स, और बहुत सारे तरीके हैं कॉस्ट को डिवाइड करने का, उसको कैटेगराइज करने का। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। To fulfill what? To fulfill the accounting objectives and facilitate the economic analysis. Cost refers to the value sacrificed with the aim of gaining something in return. Always remember, when you are incurring cost, आप अगर किसी चीज में खर्च कर रहे हैं, आपका इंटेंशन, आपका मोटिव क्या होता है कि उसमें मुनाफा गेन करेंगे, आप उसमें मुनाफा, आपको मुनाफा होना चाहिए, जब आप उस चीज को बेचेंगे मुनाफा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी चीज के लिए जब खर्च करते हैं, तो हमारा वो जो वैल्यू हमने सैक्रिफाइस किया है, वो जो वैल्यू मैंने उसमें लगाया है, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि वी विल गेट समथिंग इन रिटर्न, गेनिंग समथिंग इन रिटर्न, दैट इज अ कॉस्ट। कॉस्ट का मेन उद्देश्य ही होता है कि रिटर्न में मुझे उससे ज्यादा चाहिए। अगर आज आपने 4 रुपए खर्च किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप रिटर्न में उससे ज्यादा ही उम्मीद करोगे, 4 या 3 उम्मीद नहीं करोगे। यू विल बी एक्सपेक्टिंग 4.5, 5, 6, whatever the case may be, but more than 4. This is every business process involves some cost. हर एक बिजनेस में खर्च लगती ही है, बिना खर्च के बिजनेस नहीं हो सकती। It is a basic of profit determination of an organization. और कॉस्ट, खर्च कितनी लगी, ये बिना जाने आप प्रॉफिट कैसे पता कर सकते हो? अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने 4 रुपए खर्च किए हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप 5 रुपए आपको मिलेगा तो आपकी वो प्रॉफिट है कि नहीं? सही बात। इसीलिए हमें कॉस्ट जाना बहुत जरूरी है, कॉस्ट के एनालाइज करना बहुत जरूरी है, एंड देन वी कैन कम अप विद व्हाट द प्रॉफिट डिटर्मिनेशन कैन बी डन। Now we will come on with the differentiation. What are the different basic classifications of cost? कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं? अब हम बहुत जल्दी से और आसानी से फटाक से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान पे रखिएगा। पहला आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर द कॉस्ट इज बीन क्लासिफाइड। सेकेंड इज रिलेशन टू द कॉस्ट सेंटर। थर्ड, बाय फंक्शंस, फोर्थ बिहेवियर, फिफ्थ प्रोडक्शन प्रोसेस, सिक्स्थ इज द टाइम। Now we will move on to the first, that is the cost classification by nature. According to nature, we have classified 3 types of cost, students. What are the 3 types? Labor, material, and other expenses. Now we will come on to this differentiation of the cost. You will be getting the notes, nothing to worry. आपको इसका detailed notes provide हो जाएगा, but अभी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। लेबर क्या होता है? जब जो खर्चे मैंने लेबर के लिए इनकर किया है, उनकी वेजेस, उनकी सैलरीज, उस पे जो खर्च होते हैं उसको लेबर कॉस्ट बोलते हैं। मटेरियल कॉस्ट, द कॉस्ट विच यू हैव इनकर्ड टू गेट रॉ मटेरियल्स, to get or purchase raw materials, that is the cost related with the materials. And other expenses, apart from the labor and material, all other costs are coming under the other expenses. उसके लेबर और मटेरियल को छोड़ के जितने भी खर्च होते हैं वो अदर एक्सपेंसेस के हेड में चले जाएंगे। Move on to the second. Second says relation to the cost center. According to the cost center, हमारे यहाँ पे 2 टाइप के खर्च हैं, इस 2 के अंदर बहुत सारे आते हैं। पहला आता है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैम डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन में लगता है, जो डायरेक्टली मैंने प्रोडक्शन के लिए इनकर्ड किया हो, जिसके बिना मेरी प्रोडक्शन नहीं हो सकती या मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि हम अगर रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो मेरा नेक्स्ट दिन प्रोडक्शन नहीं होगा। सो रॉ मटेरियल इज माय डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वो आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। रॉ मटेरियल परचेज करना, कैरेज इनवर्ड, ये सारे हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाएंगे। Then we coming to direct labor cost. Now when you are making a payment to the wages are what? Labors को per day के हिसाब से
पेमेंट किया जाता है। आज काम किया, आज के खर्चे आप उसको पे करोगे, कल काम करेंगे, कल के पेमेंट करोगे। अगर आप किसी वर्कर को आज के खर्चे आपने नहीं दिया, आज उसके वेजेस पेमेंट नहीं हुई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, क्या कल आइए भैया कल हम आपको देंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, but the thing is the wages have been paid regular basis. When you don't pay them, they won't be working on the next day. So in that basis, it is directly related with your production. You need to pay them on daily basis or on a week basis, but it has to be paid on a daily basis or week basis. So your production will be directly hampered. So again, it is coming a direct labor cost. Then direct material and other direct expenses. There are many other things which is involved जो directly production में चाहिए होता है, वो cost, वो खर्चे हम किस में डालते हैं, direct cost में डालते हैं. Now we will move on to the second cost, that is indirect cost. Indirect cost क्या है मैम? जो खर्चे डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं कर रही है या प्रोडक्शन में नहीं लग रही है, बट वो प्रोडक्शन में हमें चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. जैसे कि जो मैनेजर काम कर रहे हैं हमारे ऑफिस में बैठ के प्रोडक्शन की हिसाब किताब कर रहे हैं, वो हमें जरूरत है, अगर वो हिसाब किताब ना करे तो आप कॉस्ट असर्टेन नहीं कर पाओगे, बट उनकी सैलरी हर महीने के एंड में आप देते हो. अब वो क्या, अगर आज आपने उनको नहीं दिया तो कल भी ऑफिस में आएंगे, आपने उनको कल भी नहीं दिया परसों भी ऑफिस में आएंगे, बट उनके महीने के एंड में आपको सैलरी देना पड़ता है. इस टाइप के खर्चे को हम बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अब हो सकता है कि कितनी बार आप ना स्टॉक में बहुत पहले से ही मटेरियल्स लाए या ऐसा कुछ मटेरियल्स ले जो इनडायरेक्टली काम आ रहा है, डायरेक्टली अभी नहीं चाहिए आपको प्रोडक्शन में, those comes under the head indirect material cost. Indirect labor cost, salaries, as you have said, you will have to incur in that. Other indirect expenses में आ जाता है depreciations, when you are charging depreciations, salary, wages, तो labor में आ गए, indirect labor में आ गए. And the other many electric charges are there, rent, this all are coming under the indirect expenses, other indirect expenses. So students, अब concept समझ में आया. Directly expenses वो होते हैं that is directly traceable, directly chargeable with the production, so directly production से linked हो. And second is when it is indirectly leading to the production, helping the production, required in the production, that is indirect expenses or indirect cost. Now we are moving to the third function, and that is with the functions, classification by functions. According to functions, we are having 4 heads. Functions का मतलब क्या होता है, different डिपार्टमेंट का different functions. Functions का मतलब ही हो गया different departments. जब आप खर्चे different डिपार्टमेंट के हिसाब से करते हो, जैसे प्रोडक्शन का खर्चा हुआ, ट्रेनिंग का खर्चा हुआ, जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वहां से वो एडमिनिस्ट्रेशन में गया, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, सेलिंग किसको करेंगे तो कितने में बेचेंगे. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर मेनी वेज टू सेल, आप एडवर्टाइज करते हो, आप प्री सैम्पलिंग करते हो, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के आ जाते हैं. And research and development, then it is come to the research and development, that when you are doing some sort of research so that you can place your product in a market, then it is called a research and development. ये जितने भी खर्चे हैं, ये अलग अलग खर्चे अलग अलग हेड्स के अंदर आते हैं. प्रोडक्शन क्या बोलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट comprises of all the direct and indirect costs incurred in the production of goods and services. जब हम प्रोडक्शन में जो भी खर्चे लग रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में जो खर्चे लग रही है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको हम प्रोडक्शन में डालेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव, the cost involved in the management activities, जब मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, स्टेशनरी जो मैनेजमेंट का काम है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, ये सारे आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलते हैं. सेलिंग क्या है, सेलिंग हो गई जो हम सेल करने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, रिसर्च, कस्टमर सर्विसेज जो देते हैं, all comes under what, this is the selling cost. डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो, आप जब
सामान जब आपके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है तो कितनी बार होता है कि सामान को बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में उनको वेयर हाउस में रखना पड़ता है, गोडाउन में रखना पड़ता है, वो खर्चे, डिलीवरी सर्विसेज, देन वी कम ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर जाने में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन के काम है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेज sorry research and development says that when you are coming with the research techniques, आप जब मार्केट में रिसर्च करने जाते हैं, ये पता करने जाते हैं कि आपके प्रोडक्ट सही है कि नहीं. आप कितने बार स्टूडेंट ध्यान दिए होंगे, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको रिलेट कर पाओगे. कितने बार आपने देखा होगा कि फ्री सैंपल्स या कितने बार जो फूड बैंड्स होते हैं वो कितने बार आपको फ्री सैंपल्स देते हैं कि नॉर सूप पी के देखिए टेस्ट कैसा है, इसको सिर्फ आपको सिर्फ बताना टेस्ट कैसा है. कितने बार आपको कुछ किसी प्रोडक्ट में फ्री सैंपल के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट मिलता है तो टेस्ट कर सको, आप उसको बोल सको कि टेस्ट सही है कि नहीं. ये सारे कंडक्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, वेदर दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट और नॉट. ये रिसर्च करने के लिए भी कुछ खर्च होते हैं. जो प्रोडक्ट वो जो सैंपल फ्री में दे रहे हैं उसके लिए भी इनकर करनी पड़ रही है. जो ये जितने भी खर्चे हैं टू कंडक्ट अ सर्वे, टू कंडक्ट अ रिसर्च ऑन इट, दिस इज आर अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. So basically research development is essential to develop a new product. हो सकता है आप नए प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं कि नहीं करूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मार्केट में उसकी डिमांड होगी कि नहीं होगी, एक सर्वे करके देखते हैं. और मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग हुआ, या तो पुराना ही है उसमें हम नया. मैगी इट्स कमिंग विद द न्यू डिफरेंट फ्लेवर्स. इसका मैगी के डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए हैं, मतलब पुराना ही है मैगी, उसके साथ न्यू कुछ तरीके ले आए, न्यू कुछ ऐड फ्लेवर कर दिया. इट इज द ओल्ड विद द एग्जिस्टिंग न्यू वन. Then the cost incurred on the research team, research implementation, findings and comes under this category. जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो तो उस रिसर्च टीम के लिए पैसे, और रिसर्च का रिजल्ट निकालने के लिए, फाइंडिंग्स निकालने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, सब में जो खर्चे लगते हैं वो आ जाता है अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Now we are moving on with the production process. From here the students we will come up the production process में क्या क्या खर्चे लगती हैं. अब जब प्रोडक्शन का शुरुआती दौर होता है तब गुड्स से बनते हैं. गुड्स बनने के बाद उनका पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग होने के बाद वो फाइनल गुड्स में जाते हैं, फाइनल गुड्स के बाद उसको फिर लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग सब कुछ किया जाता है. उसके सेलिंग के बारे में सोचते हैं कि सेलिंग किस तरीके से करेंगे. अभी जो हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये सारे खर्चे, ये सारे तरीके, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू इट. इसके सारे अलग अलग कॉस्ट इसके साथ लगे जुड़े हुए हैं. जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ द कॉस्ट आर बीइंग इंक्लूडेड, जैसे आ गया आपका बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट. This all are the part of the costing. जब हम दो प्रोडक्ट एक साथ बना रहे होते हैं ना तो उसको जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हो जाती है, प्रोसेस कॉस्टिंग में हो जाती है कि जब आप कॉस्ट को एक कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो और उस प्रोसेस में जो खर्चे लगते हैं उस दौरान जो खर्चे लगती है उस प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस कॉस्टिंग में आती है. देयर आर मेनी अदर कॉस्ट टू बी रिलेटेड. सो वी विल understand, I will be providing the detailed note, but just understand the names which are coming under the production process. What are the different types of cost related to it? Production cost के अंदर में क्या क्या आता है? Batch, process, operation, operating, contract, joint. Now according with the classification according, that is behavior. Now according to behavior we have classified three types of cost. एक हो जाता है variable cost, एक हो जाता है fixed cost, and the third is semi variable cost. Now what are the fixed cost? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं नेचर में, जिनके खर्चे या जो कॉस्ट आप बियर कर रहे हो उससे प्रोडक्शन में यूनिट्स बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस्ट आपके फिक्स रहते हैं, उनका नेचर फिक्स होता है, उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं.
Cost which is hardly affected by the temporary changing the place in the business activity is not a fixed cost. It includes rent. जैसे मान लो आप अगर आज 100 यूनिट बना रहे हो तो भी आपका जो रेंट है उसके खर्चे आपको 2000 देने पड़ रहे हैं. कल आप 200 यूनिट बनाओगे तो भी रेंट के खर्चे आपको 2000 ही देना पड़ेगा. इट कैन नॉट चेंज. आपको रेंट का जो अमाउंट है दैट रिमेन्स फिक्स. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दिस कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट. Depreciation, lease, salary of some manager, that is fixed. Those costs are the fixed costs. It does not change with the production unit when you are changing it up. Then we are coming with the variable cost. The cost which changes proportionately with the change in the production quantity or other business activity is termed as a variable cost. जैसे आपने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, आपका 100 से 200 हो गया, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? प्राइसेस उसके बढ़ जाएंगे. तो जो खर्चे आपकी प्रोडक्शन के यूनिट के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो रहा है, डायरेक्टली चेंज हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे तो वो भी बढ़ रहे, खर्चे कम रहे तो वो भी कम रहे, दोस आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो तो उसके हिसाब से आपके पैकेजिंग के खर्च पड़ेंगे. आप 200 यूनिट बनाओगे तो 200 के पैकेजिंग के खर्च पड़ेंगे. तो वो खर्चे जितने भी हैं, सेल्स कमीशन यूनिट के हिसाब से होता है. वो जो सेल्स कमीशन चार्ज हो रहा है वो वेजेस. अब अगर 100 गुड्स बनाने के लिए आपको मान लीजिए 10 लेबर्स चाहिए था, 200 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 20 चाहिए होगा. बढ़ गया वेजेस. So this all becomes a part of variable cost. They are the variable cost. Then we move on to the third concept, that is a semi-variable cost. Semi-variable का मतलब क्या होता है? ये आधा वेरिएबल होता है या आधा फिक्स्ड होता है. ना ये पूरा ही वेरिएबल है ना पूरा ही फिक्स्ड है. The cost which is moderately influenced by the changing of the business activity is called a semi-variable. Fixed cost क्या था? कि बिजनेस की क्वांटिटी से उस खर्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. वेरिएबल क्या था? बिजनेस क्वांटिटी से उसके खर्च में फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन क्वांटिटी से. सेमी वेरिएबल क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनेट, मॉडरेट, मतलब थोड़ी बहुत फर्क जब पड़ने लगे, थोड़ी चेंज होने लगे, उसको हम सेमी वेरिएबल बोलते हैं. जैसे कि मैम, इट इंक्लूड्स पावर कंजप्शन, मेंटेनेंस कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट. मतलब मान लीजिए कि अगर आप 100 यूनिट बनाने के लिए आपको 10 ट्यूबलाइट्स, 10 फैन और 10 मशीन की जरूरत थी, 200 बनाने के लिए आपको वहां पे 15 मशीन लग गए. मतलब क्या कि टू सर्टेन लेवल दिस कॉस्ट आर एक्चुअली नॉट इफेक्टेड. कुछ हद तक के लिए आपके लिए ठीक है, पर जैसे ही आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया ना, तो वो कुछ हद तक के लिए वो कॉस्ट भी बदल जाती है. और मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मान लो कि आपका जो रूम आपने रेंट पे लिया है, वो आप 500 यूनिट तक अगर बनाते हो तो आपको वो रूम में आराम से काम हो जाएंगे. टिल 500 इट रिमेन्स फिक्स्ड. वो 500 तक वो फिक्स्ड है, रेंट उसमें उतना ही लगेगा. तो मोमेंट यू आर कमिंग, जिस दिन की आपकी प्रोडक्शन 600 या 500 अप होने लगी, आपको और एक रूम रेंट पे चाहिए होगा, बिकॉज आपकी अभी वो क्वांटिटी बढ़ गई है, अभी वो वहां तक नहीं है. Some is required. आपने उस बगल वाले रूम को भी ले लिया, and for that you are paying a more amount. Then this type of cost is called what? Semi-variable. ये कुछ हद तक फिक्स था, बाद में जाके वेरिएबल हो गया, चेंज हो गया, आपको और इनकर करना पड़ रहा है. That is semi-variable. So this kind of cost is called a semi-variable cost. Cost classification by time. Now, according to time, according the nature of the timing, there are 4 types of cost: historical, predetermined, standard, estimated. Historical cost are what? Any actual cost ascertained and evaluated after it has been incurred. कोई भी खर्चे, कोई भी इवेल्युएशन, आप कोई भी खर्चे का अंदाजा कर रहे, असर्टेन कर रहे, पता कर रहे हो, जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, जो ऑलरेडी आपने खर्च कर दी है, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. इट कैन बी कमिटेड ईदर ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एसेट एक्विजिशन. ये हो सकता है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के, उसके दौरान जो खर्चा आपने कर लिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट ले रहे हो, या तो जब आप किसी एसेट को खरीद रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तब भी आप ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज कर सकते हैं.
Predetermined cost क्या होता है? The cost which can be identified and calculated before the production of goods and services based on the cost of factors and data and are called predetermined. कुछ कुछ खर्चे ऐसे होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में जो पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि इतनी खर्च हो सकती है. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ बिफोर, आपने पहले ही कॉस्ट का अंदाजा लगा लिया है. हो सकता है ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर्स एंड द डेटा, आपने जो सर्वे किया उसके हिसाब से आपको अंदाजा हो गया कि इसमें इतने खर्चे पड़ सकते हैं, या तो जो आपने कॉस्ट फैक्टर्स उस पे जो लग रहे हैं जो खर्चे, आपको उस चीज का अंदाजा हो चुका है. Those costs are called predetermined. You already determine कर चुके हैं. It can be either a standard cost or estimated cost. ये हो सकता है कि आपने एक standard cost बना लिया या तो estimated. ठीक है, इसके अंदर ही standard और estimated आते हैं. Standard cost क्या बोलता है? An actual cost which is predetermined as per certain norms and guidelines to provide as a base for cost control is termed as a standard cost. स्टैंडर्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं है, वो कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो आप एक प्री डिटरमाइंड पहले से सोच के एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाए हैं, सो एज बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट. एक एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से मान लीजिए आप आज गुड्स खरीद रहे हो, 100 यूनिट्स खरीद रहे हैं, 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स, जो आपको 1000 रुपए लगा. अब कुछ पैसे इधर उधर बढ़े हैं, देयर इज अ हाइक इन द मार्केट, गुड्स हैव इंक्रीज. आप अंदाजा लगा सकते हो जो मुझे 1000 पड़ा वो हो सकता है कि वो 1200 लग जाए. मीन्स व्हाट, यू आर एक्चुअली प्री डिटरमाइनिंग. ये आप पहले से एक अंदाजा लगा रहे हो खर्चे होने के हिसाब से उसके मुताबिक. ओके, नाउ आपने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दिया कि इतने खर्चे ही होने चाहिए इसके लिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. सो बेसिकली व्हाट, एक एक्चुअल खर्चा जो आप इनकर कर रहे हैं उसी को आप पहले से ही प्री डिटरमाइन के पहले से ही सोच लिया है. As per the norms and the guidelines, जैसे मार्केट का नॉर्म्स, जैसे मार्केट की कंडीशन है, रेटिंग चल रही है, उससे आपने एक अंदाजा स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है. टू प्रोवाइड अ बेस सो दैट आप उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सको, उस खर्चे को कंट्रोल कर सको कि एक मिनिमम इतने खर्चे मुझे चाहिए होगा, इतना मुझे लगेगा, इससे ज्यादा खर्च मैं नहीं कर सकती, इससे ज्यादा खर्च होनी ही नहीं चाहिए. क्यों? अगर इससे ज्यादा खर्च हुआ तो उस कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज को हम और कंट्रोल करके जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जितना ही एक स्टैंडर्ड है उतना मिलाने के लिए, दैट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट. एस्टिमेटेड कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन presumed on the ground of an experience is known as an estimated cost. Estimated cost क्या बोलता है कि जो बिजनेस ऑपरेशन में जो खर्चे लगे हैं, जिसको मैंने assumed और presumed मतलब मान लिया है, कुछ ग्राउंड्स में ये खर्चे लग सकते हैं, ये खर्चे हो सकती है, उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं. एस्टिमेटेड कॉस्ट आप लोग भी यूजुअल लाइफ में करते होंगे. जैसे मान लीजिए आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो या स्टेशनरी खरीदते हो, तो आप एक ऑलरेडी एस्टिमेशन लेके चलते हो कि अगर मान लीजिए मुझे एक बुक लेना है, तो यू ऑलरेडी एस्टिमेट कि इस किताब की दाम 250 से 300 के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी. मीन्स यू हैव एस्टिमेटेड, यू हैव समवेयर और द अदर एस्टिमेटेड, मैंने एस्टिमेट कर लिया है on certain grounds, based on certain grounds, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी बुक पढ़ी हुई थी, आपको एक अंदाजा है इस बुक के दाम के. on that basis considered to be a less accurate to a determine of actual. हो ही सकता है कि आपने 250 का अंदाजा लेके चला था, वो 270 लग गया या 240 लग गया, 250 लग गया, somewhere on the मतलब 250 is the range, 270 हो गया, 240 हो गया, 230 हो गया. So that is an estimated one. You are pre-assuming the cost based on certain grounds and experience which you have been faced. Those are the estimated cost. Till now, I think students, you are somewhat clear with different types of costs. ये खर्चों के इतने अलग अलग नाम हैं, क्यों दिए गए हैं, on what basis, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत अब तक समझ में आ गया होगा. Let's move on. अब आते हैं very important chapter and a very important concept, that is a cost sheet. जैसे ही नाम सबको पता चल रहा होगा कि ये sheet means this is a representation of various type of cost related in the production. इतने सारे different types of cost जो होते हैं हमारे production में हमें चाहिए होता है, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं. Now, a cost sheet is a statement which represents what?
various costs incurred in different stages of a business operation. यहाँ पे बता रहा है कि कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट है एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट हम बना रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट वेरियस कॉस्ट जो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में इनकर करते हैं, खर्चे करते हैं ना, उनको एक टेबल हिसाब से, एक फॉर्मेट सिस्टमैटिक तरीके से हम शो करते हैं. इट डिटरमाइंस टोटल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. So it determines what? The total cost or expenditure which you have incurred in the production to by the organization to represent, along with the cost incurred on each unit of product or services in a particular method. So over here, each unit it was considered, not the entire lot or range, but each unit is been considered. The cost sheet of a business organization provides an insight into its performance and efficiency. Now, while you're preparing a cost sheet, what actually happens? You are showing each unit, the cost of each unit, and this shows the performance of the organization and how efficiently and how effectively it is been using its cost techniques. कितने efficiently and effectively आप cost technique को use कर रहे हो, जैसे कि आप cost control कर पा रहे हो कि नहीं, आपके खर्चे कितने ज्यादा हो जा रहे हैं, ये सारे तरीके को पता करने के लिए cost sheet बहुत useful होता है. It helps in competitive analysis, अभी मैंने कहा, and improvement of the business operation through cost reduction. इससे हम cost reduce कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि कहाँ हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कौन सी जगह में, प्रोडक्शन में, या मैंने एडवर्टाइजर्स में इतने ज्यादा खर्चे कर दिए कि वहां की वजह से मेरा एक प्रोडक्ट का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैं प्राइस फिक्स कर रही हूँ. तो मुझे उस हिसाब से कॉस्ट को किस तरह से कहाँ कंट्रोल करना है, किस स्टेज में कंट्रोल करना है, इससे कॉस्ट शीट बहुत हेल्प करता है. ओके, अब कॉस्ट शीट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसके थ्रू हम जानेंगे कि कहाँ कौन कौन से खर्च कहाँ आते हैं. जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो 4 हैं. व्हाट आर दे? प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, cost of production, total cost. ये 4 components है at different stages, at different levels of production, where you will come up how cost sheet is helping you out and how we are calculating the different types of cost incurred in the organization. Now students, as I said, we are discussing with the concept of the cost. Now we will come up how to derive this prime cost. Prime cost कैसे निकालते हैं? Prime cost is what? The initial cost made by the manufacturing a product. That is, जो बेसिक इनिशियल जो मेन रिक्वायरमेंट हमारी कॉस्ट की होती है ना, खर्च जो लगती है हमारे प्रोडक्ट बनाने में, जैसे रॉ मटेरियल्स, लेबर वेजेस, अदर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, इट टर्म्स एज अ प्राइम कॉस्ट. जो इनिशियल स्टेजेस में हमें लगती है, मेन शुरू करने के दौरान, रॉ मटेरियल, वेजेस और उसके साथ जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, वो प्राइम कॉस्ट में आती है. हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया, हमने फॉर्मूला लिखा है, आप उस चीज को समझिए. नाउ इक्वेशन कंप्यूटेड प्राइम कॉस्ट क्या बोलता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. प्राइम कॉस्ट हमेशा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट को लेके डील करता है, याद रखिएगा, ओनली डायरेक्ट कॉस्ट. नाउ व्हेन डायरेक्ट मटेरियल कैसे हम पाएंगे, कैसे हमें डायरेक्ट मटेरियल आएगा? डायरेक्ट मटेरियल और मटेरियल कंज्यूम्ड का एक फॉर्मूला है, वो है raw material purchased plus opening less closing. raw material consumed, ये डायरेक्टली कितने बार क्वेश्चंस में नहीं होगा, आपको बता देगा मटेरियल कितना परचेज किया, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है. इस फॉर्मूला से हमें ये पता करना है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना है. फॉर्मूला क्या है? मटेरियल परचेज्ड plus opening less closing. This will give us the direct material, and this direct material along with direct labor and direct expenses compute or comprises the prime cost. Next we move on to what? Works cost or the factory cost. This is the second cost which we are going to come up in the cost sheet. This cost is calculated by summing up the prime cost with the factory overhead and simultaneously adjusting the opening and closing stock of work in progress. That is what it is saying, that प्राइम कॉस्ट के साथ हम लोग ऐड करेंगे किसको? फैक्ट्री ओवरहेड को.
प्राइम कॉस्ट हमने कैसे निकाला था स्टूडेंट्स? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों में निकाल के हमने प्राइम कॉस्ट निकाला। जब इस प्राइम कॉस्ट के साथ हम फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड कर देते हैं, ऐड करते हैं, उसके साथ साथ हम निकालेंगे, एडजस्ट करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP, तब हमारा मिल जाएगा दिस फैक्ट्री वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क कॉस्ट क्या बोलता है? प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP will give us the works cost. But factory overhead हम कैसे निकालेंगे मैम? Factory overhead includes direct, indirect material, indirect labor, indirect expenses. प्राइम हम लोग प्राइम कॉस्ट में क्या किए थे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये तीनों मिला के फैक्ट्री ओवरहेड होता है. मतलब all the direct expenses, all the indirect, डायरेक्ट मतलब प्राइम, इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ये दोनों को इंक्लूड कर लिया. एड ओपनिंग WIP लेस और क्लोजिंग WIP will give us works cost. समझ में आया? वर्क कॉस्ट क्या है? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो है हमारा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट को ऐड किया, ऐड विद फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया. उनको जोड़ दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दोनों को जोड़ दो. एड ओपनिंग WIP less closing stock of WIP will give us work cost. Now we move on to the cost of production. Cost of production कैसे आएगा? Cost of production includes all the direct and indirect cost. Obviously मतलब prime cost include करेगा, factory cost भी include करेगा, including the material, labor and other expenses. That is production cost, factory cost and office or administrative cost. The following is the formula. Formula क्या है cost of production का? ये बहुत important part है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलता है वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट हम अभी निकाले थे ना, प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. वही यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट ले लिया है, मतलब वो पूरा कैलकुलेशन को ले लिया, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. और जब उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम जोड़ देते हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, दैट बिकम्स व्हाट? द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. After making adjustment of the opening finished good, इसके साथ पहले हम एडजस्टमेंट किए थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस. इसके साथ एडजस्टमेंट होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, इसके साथ एडजस्टमेंट होगा वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के साथ ओपनिंग फिनिश्ड गुड एंड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड to the cost of production. We acquire the cost of production of the goods sold. Understood? Cost of production कितना तक था? Cost of production deals with only works cost plus administrative overhead. Now, with this, add opening stock of finished good less closing stock of finished good. ये जैसे ही करते हैं तो हमारा आ जाता है cost of production of goods sold. Clear? So over here, see the second formula, students. Cost of production of goods sold is work cost plus administrative overhead plus finished good. That's the opening stock less closing stock of finished good. This will give us the cost of production of the goods sold. Now we are moving on to the last cost, that is a total cost. अब हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट जान लिया, वर्क कॉस्ट जान लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जान लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड भी जान लिया. अब हम जानने वाले हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट. टोटल खर्चे अब जानने वाले हैं. द फाइनल वैल्यू ऑफ product or services can be determined after adding all the selling and distribution expenses. हमने अभी तक administrative overhead तक ऐड किया था, उसके साथ opening of finished good less closing of finished good adjust कर दिया. अब selling and distribution cost को जब हम
ऐड और लेस करते हैं, इसके साथ इंक्लूड करते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, तब हमारा प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट होता है एंड वी गेट द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस selling and distribution overhead. If the sales price of the products or services is known, then the following method can be done. अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है इसके साथ, तो प्रॉफिट किसे कैसे निकालेंगे? हमें पता है टोटल कॉस्ट, मैंने कितना खर्चा किया है, उसके साथ सेल अमाउंट माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो टोटल कॉस्ट मुझे खर्चे पूरा खत्म हुआ, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट मुझे इनकर लगा 23 रुपया, 23 रुपीज, और मैं उसको बेच रही हूँ 25 में. So what is the profit amount? Profit equals to 25 minus 23 is 2 rupees is a profit included in that product. 2 रुपए मैं एक प्रोडक्ट में इनकर करूंगी, मैं उसमें प्रॉफिट इनकर, प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, डिराइव कर रही हूँ. So this is the entire process we will be following in the cost sheet. ये सारे 4 formulas मैंने जो दिया, please go through them. We will be doing the sum in the next class. Go through the entire formulas. जो भी नहीं समझ में आए, you are free to ask. Now I am giving you the proforma और the basically the format. मैं यहाँ पे फॉर्मेट आप लोग को प्रोवाइड की हूँ कि क्या क्या चीजें आने वाली, किस सिस्टम के हिसाब से, सिस्टमैटिक वे से हम कॉस्ट शीट बनाएंगे. We need to prepare the cost sheet according to the proforma over here. It has been mentioned. हम लोग फॉर्मेट के बाहर नहीं जा सकते. पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. स्टूडेंट्स, raw material consumed, if it is been, first of all, very less chances is been there that you will be getting the raw material consumed. Over there, you will have to calculate how the raw material consumed is been derived. वो कैसे पता चलेगा आपको? उसके लिए आपको करना पड़ेगा raw material purchased plus opening less closing of raw materials. वो आ जाएगा हमारा direct raw material consumed. Then direct labor cost, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. मैंने अभी आप लोगों से कहा था, जब हम 3 डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारा बन जाएगा व्हाट? प्राइम कॉस्ट. Then over here, just see we are coming with the prime cost. Then we are moving with the at factory overhead or works overhead. जैसे ही फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड हम इंक्लूड करते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड में था हमारा indirect labor, indirect material and indirect other expenses. The moment you add them, then we come up with the work cost incurred. Work cost हमें मिल जा रहा है. उसके साथ हमने क्या बोला था? हमें ऐड करना है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड किया, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP. ये हम जब सब टोटल करते हैं, लेस नेट रियलाइज वैल्यू ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप वैल्यू. अगर कोई स्क्रैप होता है तो ही लेस होगा. इफ वी डोंट हैव अ स्क्रैप, हमें लेस नहीं करनी है. देन हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP के बाद ही हमें वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा. देन वी विल मूव ऑन टू व्हाट? कॉस्ट पर यूनिट और प्रोड्यूस्ड. पर यूनिट कैसे प्रोड्यूस किया, कैसे पता चलेगा? अभी तक जो भी हमने खर्चे किए हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड टोटल यूनिट, कितने सारे यूनिट के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, हमें पर यूनिट कॉस्ट पता चल जाएगा. देन वी विल मूव ऑन टू व्हाट? आफ्टर गेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड, हमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने अभी पढ़ा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. उसके बाद हम आ जा रहे हैं एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दैट विल गिव टू cost of sales, and then with that we will add the net profit or the balancing figure if it is required. अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. प्रॉफिट दे दिया है तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा. प्रॉफिट दे दिया, सेल्स विल कम आउट. This is a format, this is a proforma where we need to come up with. You will have to just go through them, just go with all the examples, all the concept which I have put over here with the format. And next class we will move on to the sums. So students, till then, take care, be at home, be safe, and if you have any problem, any query, you are free to ask. Thank you. मम्मी तुम क्यों बना रही है?
अरे यार